हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आरआरबी जेई की सीबीटी 2 की नॉन टेक की क्लास नंबर 2 है। इसके पहले ऑलरेडी हमने क्लास नंबर 1 करा दिया है। अभी 2 से 3 क्लासों में आपको लास्ट ईयर के आए हुए हम नॉन टेक के सारे क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद हम डेली 20 क्वेश्चन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कराएंगे। लगभग हमारा टारगेट है कि 2000 क्वेश्चन आपके एग्जाम होने तक सारे कवर कर दी जाए, और जो भी क्वेश्चन कराएंगे उसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ये चीजें हों। यदि आपको इसके पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा, और टेलीग्राम में जाके ड्रीम जॉब अड्डा टाइप करेंगे तो वहां से आप इसके डाउन कर सकते हैं डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, या फिर हम इसके लिंक जो है टेलीग्राम की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां पास भी आप क्लिक करके डायरेक्ट आप चैनल पे जाएंगे और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की एक किरण अपवर्तन के बाद बाहर निकलेगी। तो ये चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शन के माध्यम से आपको बताना है कैसे निकलेगी, के बारे में कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं। तो देखिए, बस कुछ चीजें आपको हमेशा याद ही होना चाहिए, और ये चीजें आपको पहले से भी पता होनी चाहिए। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए, उत्तल अगर बात करें कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में, तो यहाँ परावर्तक की ही सतह की ही बात होती है। ठीक है, उत्तल लेंस जो होता है आपका दर्पण में, परावर्तक जो होगा वो किधर होगा, बाहर की ओर होगा। परावर्तक सतह जो होगी कहाँ होगी, आपकी बाहर की तरफ होगी। देखिए यहाँ पास दोनों को एक साथ ही बना देता हूँ। ये आपका मुख्य अक्ष होता है, ये परावर्तक जो होगा ये बाहर की ओर होगा, ये आपका उत्तल हो जाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण हो गया, यही ये आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण, परावर्तक सतह इसकी अंदर की होती है, यहाँ से रेज आएंगी और इधर में रेज आपकी इधर से आएगी। ठीक है, इस पॉइंट को समझिए। या ये जो बिंदु होता है इसको बोलते हैं पोल बोलते हैं। यहाँ पास आपका फोकस होता है, यहाँ पास सेंटर है। सेंटर है, कर्वेचर क्या होता है, बीच का होता है। जैसे कोई गोली हो गया, गोली दर्पण हो गया, इसके जो बीच का केंद्र बिंदु होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सी बोलते हैं। तो ये वही आपको यहाँ पास दर्शाया गया है। सेम ऐसा ही होता है। ठीक है, परावर्तक सतह ये बता दिया। ये आप इतनी चीज आपको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत बेसिक चीज है, आपको वैसे भी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो के लिए बता दिया। ठीक है, अब देखो बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप चलिए, यहाँ पास एक काम इसके लिए आपको स्पेशल बना के रखा है मैंने, एक पिन ड्राइव। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे ये दर्पण है, अवतल उत्तर दर्पण की बात चल रही है, सिर्फ उत्तल है। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या होगा कि यदि देखिए, यदि उत्तल दर्पण में यहाँ से आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण, यानी ये मुख्य अक्ष है आपका, ये इस मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आ रही है, ठीक है, परावर्तन के पश्चात उत्तल दर्पण के फोकस पे अभिसरित होगी। यानी कि यहाँ से ये किरण आने के बाद परावर्तित होकर ऐसे निकल जाएगी। पर यहाँ पास फोकस जो होगा ना, फोकस ऐसा लगेगा, अगर आप यहाँ से आप इसको देख रहे हैं इस साइड से, ऐसा लगेगा कि यहाँ फोकस से निकल रही है। ठीक है, इस चीज को आप समझिएगा। तो ये अगर उत्तल दर्पण में अगर इसके समांतर आएगी तो यहाँ पास इस पे अभिसरित दिखेगा। सेकंड पॉइंट है, देखिए फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि यदि देखिए, यदि उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पास उसी पथ पे वापस आ जाए, यानी कि अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कोई किरण है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो ये परावर्तन, जैसे यहाँ से किरण आई, जी ऐसे आ रही ना, यहाँ पास रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, और इसको जब हम कर रहे हैं तो ये आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब ये। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि ये उत्तल दर्पण की ओर मुख अक्ष के तिर्यक, यानी कि आपका मुख अक्ष ये है, इसके मुख अक्ष की ये हो गई, इसके तिर्यक यदि कोई किरण आ रही है, ठीक है, तिर्यक कोई किरण आ रही है, तो तिर्यक जो किरण होगी, तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है, और आपती तो परावर्तन किरणें आपतन बिंदु पी के मुख अक्ष के समान कोण बनाती है। यानी कि यहाँ से जो पॉइंट पी पे रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में चलेगी, और ये दोनों कोण जो होंगे समान एंगल बनेंगे। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और उत्तल दर्पण के लिए तीनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन क्या कह रहा था। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि उत्तल लेंस से मुख्य फोकस से गुजरने वाली, यानी फोकस से गुजरने वाली किरण, प्रकाश की एक किरण अपवर्तन के बाद कहाँ निकलेगी। ठीक है, बाहर निकलेगी। तो इस कहाँ निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर, थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन हो गया। ठीक है,
ये देखिए जो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण थी ये परावर्तन के बाद कैसे हो रही है, ठीक है, फोकस पे आके मिल रही थी। इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। उड़ीसा की सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ मिलती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 राज्यों की। आपको मैप में भी इस चीज को मैं दिखाई दे रहा हूँ, ताकि और अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड बने तो चीजें आप अच्छे से याद है। ठीक है, उड़ीसा राज्य कहाँ है, यहाँ है। उड़ीसा राज्य यहाँ पास है। देन इसकी कौन कौन से सीमा टच करती है, वेस्ट बंगाल से है, झारखंड से, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से। सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य करता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य किन किन राज्यों को टच करता है, यहाँ पास आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, देन आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। इतने राज्यों को, सबसे ज्यादा राज्यों को टच करता है आपका उत्तर प्रदेश, और सेकंड हाईएस्ट में कौन, असम टच करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, बीमर शब्द किस खेल से संबंधित, तो ये आपका संबंधित हो जाएगा क्रिकेट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुई है। ये योजना आपकी शुरू की गई थी 2000 में। ठीक है, ये योजना शुरू की गई थी आपकी 2000, दिसंबर 2000 में। ठीक है, 2000 में दो ऑप्शन दिए, तो आपको दिसंबर 2000 में याद रखिएगा। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीब लोगों की मदद करना। इस क्या उद्देश्य था, गरीब लोगों की मदद करना इसका उद्देश्य था। मदद करना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, कुछ पॉइंट और नोट डाउन करना चाहते तो कर सकते हैं। अंत्योदय अन्न योजना में देखिए, इस योजना को सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था, तो इसको लागू किया गया था राजस्थान में। राजस्थान पहला राज्य था जिसको लागू किया गया था। देन एक और पॉइंट यहाँ पास बनता है, ये योजना जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना में लाएगी, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना में, नौवीं पंचवर्षीय योजना में इसको लाया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप याद करके रखिएगा, पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व के किस महान व्यक्तित्व को फ्यूहरर के नाम से जाना जाता है, तो फ्यूहरर के नाम से जाना जाता है हिटलर, एडोल्फ हिटलर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। देखिए संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, आप सबको पता है कि न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है, न्यूटन का सेकेंड लॉ या दूसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन का सेकेंड नियम कहता है, सिंपल से कहता है, किसी वस्तु के, ऐसे लिखे दे रहा हूं, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसमें, संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पे लगाए गए, उस वस्तु पर लगाए गए बल के, बल के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है। बस क्वेश्चन क्या कर रहा है, यही कह रहा है किसी वस्तु में संवेग की परिवर्तन की दर उस पर लगाए बल के समानुपाती होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। इसको क्या पी बराबर क्या कहते हैं, संवेग को पी बराबर कहते हैं एम इंटू वी। इसी अगर यूनिट की बात करें, एम का होता है केजी हो जाएगा, देन वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब न्यूटन की गति का सेकंड नियम से एक उदाहरण एग्जाम्पल है इसका। जब भी बॉलर बॉलर क्या बोले, फील्डिंग जो होता है, वो बॉल को पीछे की तरफ पकड़ के खींचता है ना, कैच करता है, कैच करने के लिए हाथ को जो पीछे खींचता है, तो वो भी आपका न्यूटन के सेकेंड लॉ पे ही आधारित है। ठीक है, तो उस बात को याद रखिएगा। फर्स्ट लॉ आपको पता है एंड थर्ड लॉ भी पता है। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, आपका जड़त्व से संबंधित है। फर्स्ट लॉ किससे संबंधित है, जड़त्व से। यानी कोई वस्तु अगर विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, और यदि गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, देन ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित, देखिए लास्ट ईयर का जो पेपर था इसमें खेल स्पोर्ट्स से आ रहा है,
और इस बार इस क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं इसका बस क्वेश्चन ही करा रहा हूँ कि थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी रेलवेज के हुए हैं, पेपर हुए हैं, उनमें स्पोर्ट्स के इन सब एक्टिविटीज से क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं क्रम से। तो ये ब्लैक जो है आपका, ब्लैक वर्ड किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा सॉकर से संबंधित। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा सी जो होगा सही हो जाएगा। दिन तारों का वह समूह जिसको पहचानने योग्य आकार होता है कहलाता है, तो ये आपको कहलाएगा तारामंडल। तारों का वह समूह जिसका पहचानने योग्य आकार होता है उसके तारामंडल। धूमकेतु क्या होता है? अच्छा, इसके बाद लिख ही लीजिए चलिए, या फिर मैं बोल दूं। चलो लिख देता हूँ। धूमकेतु क्या होता है? जमी हुई गैसों, चट्टानों और धूल के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलो लिख ले। जमी हुई जमी हुई गैसों गैसों चट्टानों चट्टानों और धूल के बने छोटे छोटे खंड या कण, छोटे छोटे खंड खंड होते हैं, ठीक है। धूमकेतु क्या होते हैं? जमी हुई धूल, चट्टानों या गैसों के छोटे छोटे खंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। परिक्रमा करते हैं, ये आपको कहलाता है धूमकेतु। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। मेट्रोइड या उल्का पिंड किसे कहते हैं? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेट्रोइड किसे कहते हैं? ठीक है, मेट्रोइड किसे कहेंगे? मेट्रोइड जो होता है ये क्षुद्र ग्रह से छोटे होते हैं, ठीक है। मेट्रोइड जो होते हैं ये क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह से छोटे होते हैं, क्षुद्र ग्रह से छोटे होते हैं, ठीक है, छोटे होते हैं। मेट्रोइड क्या होता है? क्षुद्र ग्रह से छोटे होते हैं और चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों से बने होते हैं, ठीक है। ये भी चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों से बने होते हैं। चट्टानों के छोटे टुकड़ों टुकड़ों से बने होते हैं, ठीक है, टुकड़ों से बने होते हैं। और ये भी जो है आपके सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो ये अभिक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है? CaO, ठीक है। यहाँ पास आप देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। देन वाटर की बात की है, H2O, ठीक है। तो ये मिलकर क्या बनाएगा? CaO प्लस H2O मिलकर बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस उष्मा देगा, ठीक है, उष्मा। यानी कैल्शियम ऑक्साइड पानी के से मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। अब बोले संयोजन अभिक्रिया कैसे है, तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ पर साइड पे नीचे लिख लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया होगी जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं। क्या? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन। एक चीज और याद रखिएगा, एक पॉइंट, कि संयोजन अभिक्रिया जहां भी होगी यानी कि उस अभिक्रिया में उष्मा निकलेगी, ठीक है, उष्मा निकलेगी। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? यह उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पास लिखे दे रहा हूँ। संयोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया आम तौर
पर ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ऊष्माक्षेपी होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। घर्षण के बिना निम्नलिखित कौन सा कट, यानी जहां पास फ्रिक्शन नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा, वहां क्या करना डिफिकल्ट हो जाएगा। कांच की गिलास को पकड़ना, दरवाजे की हलचल, किसी भी भारी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, कैरम खेलना। तो घर्षण के बिना आप किसी भी गिलास को पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, ये आपके हाथ से फिसल जाएगा। देखिए यहाँ पास दिया है, सेंटीग्रेड में दिया है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो इसका फॉर्मूला हर एक बच्चे को पता है। सेंटीग्रेड प्लस 273 इक्वल टू होता है आपका केल्विन में होता है। तो यहाँ पर सेंटीग्रेड की वैल्यू रख दीजिए, 373 प्लस 273 इक्वल टू केल्विन। तो केल्विन में इसका मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 3 3 6 4 और 6, 646 आ जाएगा। ठीक है, 646 आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही। एक फॉर्मूला और रखिएगा, याद रखिए, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है फ़ारेनहाइट का। ठीक है, फ़ारेनहाइट का सेंटीग्रेड में कन्वर्जन पूछते हैं। तो ये होता है 9/5 इंटू सेंटीग्रेड प्लस 32। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है कन्वर्जन इसका। देन आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ, देखिए यहाँ पास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इस क्वेश्चन को लेकर बहुत ज्यादा डाउट और मैक्सिमम बच्चा गलत करता है। आप लोग खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, जरूर गलत करेंगे। तो यहाँ पास क्या लिखा है, आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के वृद्धि के साथ धात्विक गुण जो होता है वो आपका घटता है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ए मत लगा देना। ठीक है, ए मत लगाना, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से एक बार पढ़ोगे तो चीजें आपके समझ में आएगी। एक चीज यहाँ देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर समूह की बात करता है, समूह में अगर बात करता कि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, तो उसमें आपका ये धात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, तो समूह में यहाँ लिख लीजिए, सॉरी समूह लिखे, समूह में ऊपर से, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, धात्विक गुण बढ़ेगा, धात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, समूह में। और बाएं से दाएं जाने पे, समूह की बात चल रही, बाएं से दाएं जाने पर ये जो धात्विक गुण क्या होगा, घटता है। धात्विक गुण जो होगी, प्रॉपर्टी होगी, घटता है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट के ही रखिएगा, नहीं तो छोटी सी मिस्टेक आपको पूरा एक नंबर ले जाएगी। जिन न्यूक्लियाइडों की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है, द्रव्यमान संख्या आप दो बार लिख दिया, द्रव्यमान संख्या बराबर है तो उन्हें क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। ठीक है, जिनके परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं उनको कहते हैं समस्थानिक, यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर, ठीक है, क्रमांक बराबर होंगे, उसको हम कहेंगे समस्थानिक। सम न्यूट्रॉनिक, जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो तो सम न्यूट्रॉनिक हो जाएंगे। देन निम्न में से किसे मापने के लिए, एमीटर, एमीटर का हम यूज किसको मापने के लिए करते हैं, तो विद्युत धारा का। ठीक है, प्रतिरोध मापने के लिए हम क्या करते हैं, ओम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, ओम मीटर से हम प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। विभवांतर हम किसे कहते हैं, वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर से हम विभवांतर को, पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। मस्तिष्क उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की व्याख्या करता है। तो मस्तिष्क जो था, दिमाग जो था, ब्रेन होता है, से उत्सर्जित ध्वनि की जो आवृत्ति होगी, किसकी व्याख्या करता है, ये करता है आपके तारत्व की। देन एक तरंग दैर्ध्य से दूसरे तरंग के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो ठीक है, तरंग दैर्ध्य की बात कर रहा है, यहाँ से इस चीज को समझिए, ये आपकी एक वेव फॉर्म है। ठीक है, ये वेव फॉर्म है, इस पॉइंट को गर्त कहते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, नीचे वाला पॉइंट को गर्त बोलते हैं, ऊपर वाला पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं सुरंग बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले सुरंग। तो यहाँ से लेके बात कर रहा है यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये दूरी आपकी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तरंग दैर्ध्य, इस डिस्टेंस को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। हाँ, एक पॉइंट और, यहाँ से भी जो दूरी यहाँ तक की होगी उसको भी तरंग दैर्ध्य करेंगे। अपर पॉइंट से अपर पॉइंट या लोअर पॉइंट से लोअर पॉइंट के बीच की दूरी जो होगी उसको भी हम तरंग दैर्ध्य ही कहेंगे। ठीक है, हाँ, ये देखिए, ये डिस्टेंस जो कि यहाँ से अगर यहाँ तक ले जाए और यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस जो होगी उसको कहते हैं आयाम, कहते हैं आयाम, कहते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ओके, तो इस क्वेश्चन को आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरंग दैर्ध्य। देन चुंबकीय फ्लक्स किसकी इकाई है, तो चुंबकीय फ्लक्स जो होगी इकाई क्या हो जाती है, आपकी हो जाए टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी जो होगी
उसकी हो जाएगी आपकी टेस्ला हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। एमएस एक्सेल में किस टेक्स्ट या फील्ड को कट करने के लिए उपयोग किया जाए? तो कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस ए क्या होता है? सेलेक्ट करने, सभी को सेलेक्ट करने, सेलेक्ट ऑल करने के लिए आपका कंट्रोल प्लस ए होता है। कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल प्लस सी का कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस वी जो होता है पेस्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है, पेस्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, अपच के उपचार के लिए निम्नलिखित किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है प्रति अम्ल का, ठीक है, प्रति अम्ल का उपयोग करेंगे यदि आपको अपच हो गया है। तो आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंडों में शेयर करना मत भूलिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगी। पर डे आपको 20 क्वेश्चन की वीडियो मिलने वाली है। चलिए, थैंक यू।